हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंसर्ट टैब के आगे के ऑप्शंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पिक्चर इंसर्ट करना सिखा दिया था और आज की इस वीडियो में मैं पिक्चर की ही ऑप्शन सिखाने जा रहा हूं जो कि हमें पिक्चर फॉर्मेट में मिलती है। तो ये सारी ऑप्शंस को मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। अब आपने देख रखा है यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी पिक्चर इंसर्ट कर रखी है। अगर आपको पिक्चर इंसर्ट नहीं करनी आती तो इस वीडियो से पहले ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस वीडियो को चेकआउट करो। उस पर मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स को अपनी शीट के अंदर ला सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे रिमूव बैकग्राउंड का। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फोटो है जिसमें बैकग्राउंड है वो आपको नहीं चाहिए तो आप MS वर्ड के अंदर रहते ही उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ये इतना परफेक्टली बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करेगा पर हाँ काम चलाऊ तो कर ही देगा। तो आपको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो ये खुद से एनालाइज करेगा कि किस बैकग्राउंड को इसको लेना है। हम यहाँ पर जाएंगे मार्क एरिया टू कीप, इस पे क्लिक करेंगे और मैं जिस एरिया को सिलेक्ट करूंगा ये उस एरिया को छोड़ देगा और बाकी एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। तो देखो जैसे कि मैंने इस पे ये पूरा ऐसे फेर दिया तो आप देखोगे ये एरिया कवर हो गया। अब मैं ये वाला एरिया कवर कर लेता हूँ, फिर ये बुक वाला एरिया, फिर आप देखोगे यहाँ पर मैंने सिलेक्शन ले लिया। अब मैं जैसे ही मैं इसको करूँगा कीप चेंजेस तो देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मैंने कहा था ये इतना परफेक्टली तो बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेगा पर हाँ थोड़ा बहुत काम चलाओ तो कर ही देगा। तो समझ आ गई आपको रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन। फिर उसके बाद है करेक्शन। करेक्शन में जाओगे आपको यहाँ इमेजेस के अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप इमेज को देखोगे ये थोड़ी सी शार्प हो गई, ऐसी जितनी पास आओगे इमेज सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी ब्लर भी लग रही है मुझे देखने में। फिर यहाँ पर ब्राइटनेस की ऑप्शन है, देखो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। तो जैसे ही मैं जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये उसी हिसाब से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को सेट कर देगा। ठीक है, अब मुझे पिक्चर पहले जैसी करनी है जैसे पहले थी तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा तो ये जैसे स्टार्टिंग में पिक्चर थी वैसी आ जाएगी। अब उसके बाद है यहाँ पर कलर की ऑप्शन। तो कलर में आप लोग देखोगे सेम जैसे उसमें था ब्राइटनेस वाले में, तो इसमें भी जो इसमें सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो आप देखो थोड़ा बहुत कलर का 19-20 का फर्क आ रहा है। कलर टोन में भी थोड़ा बहुत टोन का फर्क है। फिर उसके बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये अलग अलग वेरिएशंस है तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद मैं इसको पहले की तरह रीसेट कर देता हूँ। रीसेट पे क्लिक करना तो पहले जैसी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आ जाओ आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आपको अगर अपनी पिक्चर के साथ थोड़ी कलाकारी करनी हो तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। तो मेरे को ये ज़्यादा ठीक लग रहा है तो मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी की। ये पिक्चर आप कितनी ट्रांसपेरेंट चाहते हो, तो जितनी ट्रांसपेरेंट होगी आप देखोगे ये उतनी पेज के साथ मर्ज दिखेगी कि ये इमेज पेज के अंदर ही शायद बनी हुई है। और ये 100% ट्रांसपेरेंसी हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर से रीसेट कर देता हूँ तो पहले जैसी हो जाएगी। अब मुझे ये पिक्चर पसंद नहीं आ रही, मुझे ये चेंज करनी है। तो मैं चेंज पिक्चर में जा करके इस पिक्चर को चेंज भी कर सकता हूँ। मान लो ये ले लेता हूँ मैं और ओके, तो आप देखोगे वो पिक्चर इससे रिप्लेस हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ऑप्शन क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो वो ऐसे 330, 220, 1080p ऐसे ऐसे क्वालिटी वाइज इमेज होती है। कितनी अच्छी चाहिए आपको। मान लीजिए आपको ये ईमेल में भेजनी तो आप ईमेल में कम साइज की इमेज शेयर कर सकते हो 96 ppi की। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा ये इमेज 96 ppi की हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्रेस के अंदर पिक्चर का जो साइज है मतलब KB या MB उसको हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पहले से ही बने बनाए पिक्चर स्टाइल्स हैं। तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया तो आप देखोगे बैकग्राउंड बॉर्डर आ गया सर्कुलर। तो ये भी आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी चीजें हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे पिक्चर बॉर्डर के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है। यहाँ पर वेराइटीज ऑफ कलर अवेलेबल है, जैसे जिस कलर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉर्डर उसी कलर का हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वेट में आ जाओ। वेट में आप देखोगे लाइन की जो थिकनेस है यहाँ से हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब डैशेज सीखते हैं। वेट मैंने सिखा दिया तो डैशेज में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर बॉर्डर की जो आउटलाइन थी डैश लाइंस में चेंज हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर स्केच भी लिखा हुआ है तो मैं डैश लाइन को नॉर्मल कर देता हूँ पहले की तरह और अब मैं यहाँ स्केच में आ जाता हूँ। तो देखो लाइन ऐसे अनइवन वे में आएगी जैसे कि हाथ से खींची गई हो। तो ये भी एक स्टाइल है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी इमेज का स्टाइल भी लगा सकते हो। और अगर आप यहाँ मोर लाइंस में आओगे तो यहाँ पर और वैरायटीज ऑफ लाइंस भी आपके पास आ जाएगी। तो आप यहाँ जाकर खुद से चेकआउट कर लेना कि यहाँ पर कितनी सारी लाइंस अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को इसे हटाना है तो अगेन रीसेट करोगे तो पहले जैसी इमेज हो जाएगी। फिर उसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में आओगे तो यहाँ पर कुछ 3D, देखो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा पर देखो थोड़ा बहुत पिक्चर में इमेज में आपको अलग सा फर्क दिखेगा, कुछ 3D दिखेगी आपको ये। फिर है शेडो। नीचे आप शेडो लगा सकते हो इमेज के।
तो जैसे मैं क्लिक करूँगा आपको पीछे हल्की सी यहाँ पर परछाई दिख रही होगी, तो उसको भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं शैडो को कि किस साइड आपको वो शैडो चाहिए। देखो आपको यहाँ पर शैडो दिख रही है ना। फिर उसके बाद मुझे नहीं भी चाहिए तो शैडो में जाकर के नो शैडो कर दूंगा, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब नीचे आप यहाँ पर परछाई देख रहे होगे, ये देखो, तो ये होता है रिफ्लेक्शन के अंदर। फिर होता है ग्लो। इस इमेज के आसपास देखो आपको ग्लो दिख रहा होगा। देखो जैसे कि मैं येलो कलर का ग्लो ले लेता हूँ, तो एक आसपास आपको बाउंड्री में ग्लो दिख रहा है ना पीछे। फिर आप जाओगे सॉफ्ट एजेस में, तो आप देखो इमेज के जो एजेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो देखो कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप इमेज लोगे तो ये मर्ज हो जाएंगे पीछे शीट के साथ, इनके जो कॉर्नर्स है ना वो नहीं रहेंगे। फिर है बेवल। बेवल में भी यही ऑप्शन है, देखो काइंड ऑफ आपको बॉर्डर पे थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे होंगे। मतलब इनका ज्यादा पर मतलब इनका ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, पर आप अपनी मर्ज़ी से इनका यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट फाइल बनाते हुए। 3D रोटेशन में कुछ इमेज ऐसे रोटेट करेगी जैसे कि ये 3D इमेज हो। एक्चुअली इट इज़ नॉट, बट ये 3D की तरह ऐसे रिएक्ट कर रही है। फिर ये पिक्चर लेआउट, आप चाहते हो इस पिक्चर के आसपास में कुछ लिख भी पाऊँ, तो मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ टेक्स्ट खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ सीमा लिख दिया, तो आप देखोगे ऐसे ही मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया जो उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है अल्ट टेक्स्ट की, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इतनी ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं है इसमें। बस हमें पिक्चर का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि इस पिक्चर के बारे में क्या क्या, इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो ये आप छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद है पोजीशन। तो इस पूरे पेज में देखो 9 लोकेशन है। मैं पहले शीट छोटी कर लेता हूँ, यहाँ से शीट छोटी करते हैं, तो एक पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा पोजीशन में, तो जैसे जैसे मैं जिस पोजीशन पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे ही मेरी पिक्चर उस पोजीशन में अपने आप प्लेस हो रही है। तो देखो मैं सेंटर ऑफ द पेज करूँगा तो एकदम मिडल में आ जाएगी। जैसे मैं टॉप में करूँगा तो ये टॉप पे आ जाएगी। और जैसे मैं कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं है इमेज को, यहीं से ही हम उसको अपने प्लेस पे लगा सकते हैं जहाँ पर भी हमें वो चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, मतलब मैं एक बार करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली, इंसर्ट करने के बाद अब आप यहाँ देखोगे कि मैं इस इमेज को उठा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो रैप टेक्स्ट में आकर जैसे ही आप टाइट करोगे तो आप इस इमेज को आप जैसे मर्जी जिस भी पोजीशन में उठाकर कहीं भी रख सकते हो। बाकी पोजीशन तो मैंने बताई है, ये तो अपनी मर्जी से रखेगा ना। मान लो मुझे सेंटर में नहीं रखनी, थोड़ी नीचे रखनी, तो मेरे को पहले रैप टेक्स्ट में जाकर के इसको टाइट करना पड़ेगा, और तब जाकर के इमेज आप अपनी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर प्लेस कर सकते हो। तो इन सारी ऑप्शन का काम क्या है, तो चलो ये भी सिखा देता हूँ। तो आप लोग देखोगे मैंने इमेज तो डाली ही डाली, उसके साथ कुछ पैराग्राफ भी लिख लिए। तो अब फिर से उसी ऑप्शन पे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ आना है, लेना स्क्वायर। तो जैसे ही मैं स्क्वायर लूंगा तो आप देखोगे इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, और जैसे जैसे मैं जिस भी टेक्स्ट पे इसको लेकर जा रहा हूँ तो वहां से टेक्स्ट हटके इसके आसपास अरेंज हो रहा है। तो देख रहे हो आप, ये होती है स्क्वायर की ऑप्शन। पर जैसे ही मैं इसको टाइट कर दूंगा, टाइट में भी सेम टू सेम वही ऑप्शन है, तो टाइट और स्क्वायर में कोई डिफरेंस है नहीं। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है थ्रू की। तो देखो स्क्वायर, टाइट और थ्रू बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है, मतलब कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। फिर है टॉप और बॉटम, इसमें अंतर है। जैसे जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हो कि ये टेक्स्ट मतलब इसके आसपास टेक्स्ट नहीं आ रहा, बस ऊपर और नीचे आ रहा है। तो आप देखो जैसे जैसे मैं इसको लेकर जा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट वहां से अपनी जगह छोड़ के ऊपर या नीचे स्प्लिट हो रहा है। समझ आ गया। फिर उसके बाद है बिहाइंड टेक्स्ट। तो आप देखोगे ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के सामने आ गया। फिर उसके बाद ये सारी ऑप्शंस इतनी ज्यादा यूज होती नहीं है, तो मैंने आपको ये जितनी ऑप्शन बताई है यही बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, सैंडबैग और सिलेक्शन पेन। इनका क्या यूज है ये और समझा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर वो चीजें डिलीट करके दो इमेजेस ले ली है। तो आप देखोगे इस इमेज को अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रही है। तो अभी जस्ट समझाया था ना मैंने कि कोई भी इमेज अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले हमें उसे टाइट करना होता है। तो दोनों इमेज को मैं पहले टाइट कर लेता हूँ। अब देखो कितनी आसानी से मूव हो रही है। अब मूव तो हो रही है, पर मैंने इस इमेज को दूसरी वाली इमेज के ऊपर रख दिया, परंतु मैं पीछे वाली इमेज को ऊपर लाना चाहता हूँ सेकंड वाली इमेज को। तो जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये सामने आ जाएगी, सैंड बैकवर्ड करूंगा तो ये पीछे चली जाएगी। बस इतना ही यूज था इसका। फिर सिलेक्शन पेन, यहाँ पर जितनी भी मैंने इमेजेस लिए सारा यहाँ पर दिखाएगा कि पिक्चर 8। अब मैं इसकी आईज क्लोज करूंगा तो देखो ये पिक्चर 8 है, ये पिक्चर 7 है। समझ गए। तो ऐसे यहाँ पर मेरे को एक रिकॉर्ड फॉर्म में दिखाएगा कि आपने यहाँ पर दो पिक्चर्स को इंसर्ट किया है। मैं हाइड ऑल कर दूंगा तो सारी हाइड हो जाएगी, शो ऑल करूंगा तो सारी शो हो जाएगी। फिर उसके बाद है अलाइनमेंट। सेम अभी मैंने पोजीशन सिखाई थी, अलाइनमेंट भी वही है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हो अपनी इमेज को रखना वैसे रख सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। पर मान लो कि मुझे इस वाली इमेज को इसके सेंटर पे रखना है, इस वाली इमेज को इसके सेंटर पे, पेज के सेंटर पे नहीं। तो दोनों इमेज को सिलेक्ट करो, अलाइनमेंट में आ जाओ, यहाँ से सेंटर प्रेस करो, तो देखो ये वाली इमेज इस इमेज के सेंटर में अलाइंड हो जाएगी।
तो अगर आपको दोनों को अलाइन करना है तो दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लेफ्ट राइट जो आपको करना चाहो वो कर सकते हो। जो भी मैं ऑप्शन यहाँ छोड़ रहा हूँ तो इन ऑप्शंस को मैं कहीं ना कहीं आगे वीडियोस में एग्जांपल के साथ कवर करूंगा, तो ये घबराने वाली बात नहीं कि मैं कुछ ऑप्शन को यहाँ स्किप भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है रोटेट। तो जैसे रोटेट पे जाऊंगा, देखो रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो आप अपनी इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हो। तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ रोटेट लेफ्ट 90 से। फिर उसके बाद है क्रॉप। तो क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो इमेज का ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, ऐसे इमेज का ये वाला हिस्सा भी मुझे नहीं चाहिए, तो क्लिक करूंगा तो इमेज क्रॉप भी हो गई। ठीक है। फिर ये हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए, ये इससे हाइट बढ़ती है, इससे विड्थ बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को पिक्चर फॉर्मेट के सारे टूल सिखा दिए, और अगली क्लास में हम फिर से शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट जैसे टूल्स को भी समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि इस फाइल में हाइपरलिंक बुकमार्क कैसे लगा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो चलो बच्चों, अगर इस वीडियो से कोई आपको वैल्यू मिली हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों को जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।